নন্দ গেল পাখানে, গোয়াল গেল পাল, পুরো ভিসারিতে লাগে উঠরে मैंने तो बस बोगी से उसके पिता का नाम पूछा था, लेकिन वो इस सवाल से इतना नाराज क्यों हो गई? वो अपने पिता से क्या नाराज होगी? उसे तो ये पता ही नहीं है कि उसके पिता कौन है। बोगी के पिता कौन है? वो किसकी बेटी है? आपको तो उनका नाम पता होगा ना। मुझे पूरी बात जाननी है, क्योंकि बोगी की आंखों में जो दुख मैंने देखा है वो दुख मैं कभी नहीं भूल सकती। उसके पिता का नाम करुणा बरुआ। फिर क्या हुआ काकी? फिर क्या, मौसम बदला, पेड़ों की कटाई कुछ महीने के लिए रोक दी गई और इसी बीच मुझे पता लगा कि मैं पेट से हूँ। मैं उनसे मिलकर बताना चाहती थी, लेकिन पेड़ों की कटाई रुक गई थी। इंतजार में दिन गुजरते रहे, बरसात के भी 4 महीने गुजर गए। फिर जंगल की कटाई शुरू होने वाली थी, तब वो आए। मैंने सुना तो मैं दौड़ती हुई उनके पास चली गई। कितने महीने बाद आए हैं? क्या इस बीच आपको कभी मेरी याद नहीं आई? याद तो आई, लेकिन क्या करता, वहां भी काम संभालना होता है, काम से फुर्सत ही नहीं। इस बीच कभी मेरी खोज खबर तो ले ली होती। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती थी। खुशखबरी? कौन सी खुशखबरी? दरअसल मैं पेट से हूँ। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? हाँ, 5 महीने हो गए आपका इंतजार करते हुए। मैं तो आपका अता पता भी नहीं जानती थी। कैसी खबर पहुंचाती आपको? क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम मेरे लिए मुसीबत बनना चाहती हो, लेकिन मैं मुसीबत नहीं पालता। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं क्यों आपके लिए मुसीबत बनूंगी? तुम इस बच्चे को मेरा बच्चा ठहराना चाहती हो। यह बच्चा मेरा नहीं हो सकता। मैं मैनेजर से कह दूंगा, जाके उसे पैसे ले लेना और वैद्य जी से दवा ले लेना। यह बच्चा तुम्हारे लिए भी मुसीबत बन सकता है। कहां से लेकर आई हो इसे? 4-5 महीने से तो मैं यहां आया भी नहीं। ऐसा मत कहिए सरकार। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मैंने आपके अलावा कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं है। मेरे लिए तो मेरे भगवान आप ही है। बकवास बंद करो। ये सब कहकर तुम ये बच्चे को मेरे गले नहीं बांध सकती। इस बच्चे से छुटकारा पालो, और अगर तुमने मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं बदनामी बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हारी लाश किसी जंगल झाड़ियों में पड़ी मिलेगी। चली जाओ यहां से। ऐसा मत कीजिए सरकार, ऐसा मत कीजिए। मैं कहता हूं चली जाओ यहां से। सरकार, मैंने आपको अपना भगवान माना है, और भगवान वरदान देते हैं, श्राप नहीं। मुझे ऐसा अभिशाप मत दीजिए। मैं कसम खा कर कहती हूँ कि यह बच्चा आप ही का है। अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी। मुन्नीलाल, मुन्नीलाल! सरकार, ले जाओ इसे, धक्के मारकर बाहर निकालो। ये लड़की तो लालची निकली। इसकी जरा सी मदद क्या कर दी, इसने तो सर पे बैठने की पूरी तैयारी कर ली। नहीं सरकार, ऐसा इल्जाम मत लगाइए हम पर। ले जाओ, बाहर निकालो इसे। नहीं सरकार, ऐसा मत कीजिए।
बोगी मेरे पेट में 5 महीने की थी। जब वैद्य जी को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे दवाई देने से इनकार किया और मैं पेट से हूँ ये बात सारे गांव में फैल गई। तो गांव वालों ने पंचायत बुलाई और हमको गांव से बाहर निकाल दिया। मैं पूरी तरह अकेली रह गई। मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आप बैठिए। किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया, लेकिन आखिर भगवान को मुझ पर रहम आ गया और एक अंग्रेज अफसर की पत्नी ने मुझे अपने घर में शरण दे दी। मैं उसके घर का पूरा काम करती थी। उसी घर में रहते हुए मैंने बोगी को जन्म दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद उस अंग्रेज अफसर ने ही इस गांव का हमारा घर वापस दिला दिया और मैं फिर यहाँ रहने आई। पहले माँ बाबूजी साथ थे और अब बोगी मेरे साथ थी। बोगी जैसे जैसे बड़ी होने लगी, लोगों के तानों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया और आज भी वही हाल है। मैं बोगी से मिलना चाहती हूँ। हाँ, वो आई तो है, चलिए मिलने। बोगी को मैंने आज तक इस बारे में कुछ नहीं बताया है, वरना वो इतनी जिद्दी है कि उन्हें ढूंढकर उनके घर पहुंच जाएगी। यानी कि बोगी को इस बारे में कुछ नहीं पता? नहीं, पता नहीं उसने कितनी बार मुझसे पूछा, लेकिन मैं क्या जवाब देती। मैं समझ रही हूँ काकी। लोगों ने जख्मों पर नमक तो बहुत छिड़का है, लेकिन मरहम किसी ने नहीं लगाया। लेकिन मरहम मैं लगाऊं, मैं। मुझे बोगी को उसका हक दिलवाना ही होगा और बोगी को समझाना होगा कि छिपाने से बात नहीं बनती। कल सुबह देखती हूँ, बोगी से बात करती हूँ। दोनों अभी तक सो रहे हैं। लगता है अशोक की तबीयत अब ठीक हो गई है, पर बोगी कहीं नजर नहीं आ रही। नहाकर निकलते से ही पापा को नाश्ता चाहिए, वरना वो बिना कुछ खाए ही हॉस्पिटल चले जाएंगे। बोगी भी घर पर नहीं है। माँ को जगाना तो ठीक नहीं रहेगा। पता नहीं कब सोए हैं ये दोनों। एक काम करती हूँ, मैं ही कुछ नाश्ता तैयार कर देती हूँ। अरे, दूध का बर्तन तो खाली है। अब दूध कहाँ से लाऊं? लगता है आज बोगी गाय का दूध निकालना ही भूल गई है। पर ये बोगी है कहाँ? लगता है आज मुझे ही गाय का दूध निकालना पड़ेगा। कभी निकाला तो नहीं है, लेकिन मंगलू काका को दूध निकालते देखा है। चलो, आज मैं ही निकालती हूँ।
हाँ बेटा। नाश्ता कीजिए। अरे वाह, रोटी सब्जी तुमने बनाया? पहली बार बनाई है, पता नहीं कैसी बनी होगी। अच्छा ही बनाया होगा। मेरी बिना जो कुछ भी करती हैं अच्छा ही करती हैं। बहुत स्वादिष्ट है। सच में पापा अच्छी बनी है? हाँ, और नहीं तो क्या, मैं थोड़े ना झूठ बोलूंगा। बहुत बढ़िया बनाया। आज जब तुम्हारी माँ जागेगी और उसे पता चलेगा कि मेरे लिए चाय और नाश्ता तुमने ही बनाया आज, बहुत खुश हो जाएंगी वो। मैं अभी एक और रोटी लेकर आती हूँ। सुबह से बोगी नजर नहीं आ रही है। वो तुम्हें क्या कुछ बता के गई है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। जब मैं सुबह उठी तो वो यहाँ नहीं थी। पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे तो चिंता हो रही है पापा। तुम चिंता मत करो, आ जाएगी। अरे बोगी, अरे तुम लंगड़ा कर चल क्यों रही हो? बबुल का दातुन लेने गई थी, वहीं कांटा लग गया, निकल ही नहीं रहा। चलाओ, बैठो इधर, बैठो बैठो। ला दिखाओ मुझे। ला पैर ऊपर करो। अस्पताल जाकर निकलवा लेना, नहीं तो सेप्टिक हो सकता है। ठीक है। सर, कल रात जिस आदमी को सिपाहियों ने पीटा था वो फिर से बेहोश हो गया। अच्छा, तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ जी। बेटा मुझे जाना होगा अभी। बोगी का ख्याल रखना। जी। बोगी, तुम भी अभी हॉस्पिटल चली जाओ। तुम उसकी चिंता मत करो। गाय का दूध मैंने निकाल लिया है और बाकी सारा काम भी मैं कर लूंगी। तुम बस जल्दी से हॉस्पिटल जाओ, और अभी जाओगी तो तुम पापा के साथ साइकिल से चली जाओगी, वरना तुम्हें पैदल जाना पड़ेगा। चल चल, मैं पिताजी को जल्दी से रोकती हूँ। पापा पापा। हाँ बेटा। पापा, बोगी को भी अपने साथ हॉस्पिटल ले जाइए ना, वरना फिर पैदल जाना पड़ेगा। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। लंगड़ाती हुई इसे जाने में बड़ी तकलीफ होगी। अब होगी, आ जाओ। जरा संभाल के बैठना। हाँ। ठीक है, बैठ गई। पानी भी लाना पड़ेगा। पहले जाकर पानी ले आती हूँ, पास में ही तो बावड़ी है। इस बार भी होने लगता है ऐसे ही निकल जाएगी तुम्हारी करवट बदलते बदलते। बीना, आज तुम आए हो, बोगी कहाँ है? बोगी के पाँव में कांटा लग गया है, जख्म ज्यादा बढ़ ना जाए इसलिए हॉस्पिटल गई है। कांटा लगा है? उस मनुष्य को तो हैजा लगना चाहिए था। सारे गांव का नाम उसी के वजह से खराब हो रहा है। इसमें उसका क्या कसूर है? अरे वाह, बड़ा पक्ष ले रहे हो उसका। कुछ जानती भी हो उसके बारे में? सब जानती हूँ। तुम्हारे माँ बाबूजी को कुछ पता नहीं है, इसलिए उसको घर में रखा है। नहीं तो इतना सब जानने के बाद भला कोई आसरा देगा उसे? चुप रहिए आप लोग। जो अपराधी है आप लोग उसे तो कुछ कहती नहीं है, और जो गरीब है, दुखियारी है, उसे आप लोग बुरा भला कहती रहती हैं। अगर आप लोगों को कुछ कहना ही है तो उसके माँ बाप को जाकर कहिए। इन सब का कसूर उसके पिताजी का है आप दोनों में इतनी हिम्मत कि उनको जाकर कुछ कहें? गांव में सभी लोग उनके पांव छूते हैं। आप लोगों को बोलते वक्त जरा भी शर्म नहीं आती? अरे एक छोटी सी लड़की है वो, कितना दुख सहना पड़ रहा है उसको।
हाय रे मेरी किस्मत, कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी को ये दिन देखने पड़ेंगे। तेरे पापा को ना किसी की चिंता नहीं रहती है, ना इस घर की, ना हमारी, ना तुम बच्चों की, ना किसी रिश्तेदारों की। सारा दिन वहाँ अस्पताल में गड़े रहते हैं। अरे अगर अस्पताल में ही गड़े रहना था तो मुझसे शादी क्यों की? रहते अकेले परिवार क्यों बसाया? ना किसी की चिंता रहती, ना किसी की चिंता करनी पड़ती। माँ, पापा डॉक्टर हैं और डॉक्टर को पहले मरीज की चिंता करनी पड़ती है। आप उन्हें गलत मत समझो। तुम तो चुप रहो, अपने पापा की तरफदारी मत करो। सारा दिन अस्पताल में खटते रहते हैं और जो वेतन मिलता है कभी आधा कभी कभी तो पूरा ही मरीजों को दान कर देते हैं। शादी को इतने साल हो गए हैं मेरी, जेवर तो दूर की बात है, एक मेखला चादर तक खरीद के नहीं दिए तुम्हारे पापा ने। तुम्हारे नाना ने डॉक्टर देखकर ब्याह कर दिया था मेरा, सोचा था जीवन भर सुखी रहूंगी, क्या खाक सुख मिला? देवरानी जिठानी सब हंसती हैं, एक मैं ही हूँ जो हमेशा पुराने फैशन का कुछ पहनती हूँ, आज तक नए फैशन का कुछ खरीद नहीं पाई। अब उन्हें क्या बताऊं, नए फैशन का कुछ लेने की हिम्मत हो तब तो लूं ना। पति तो समाज सेवा में लगे रहते हैं, अब वो अच्छे खासे चाय के बागानों के सेठ की नौकरी छोड़कर सरकारी अस्पताल में नौकरी करने की क्या जरूरत थी तेरे पापा को? मेरे भाई साहब भी ना कम नहीं है। जो दुख मुझे देखना पड़ा है ना, भगवान ना करे किसी को देखना पड़े। और तू देखना, तेरे ब्याह के समय ना एक नहीं सुनूंगी तुम्हारे पापा की, वरना मेरी बिटिया की किस्मत भी नाश कर देंगे। मैं मेरी बिटिया का ब्याह ऐसी जगह करूंगी जहाँ मेरी बिटिया राज करेगी, उसे किसी तरह का कोई दुख नहीं होगा। मामी, मैं पानी लेकर आ गई। मेरा मुंह क्या देख रही खड़े खड़े? जा के अंदर रख, निकरानी में खाना खा रही हो। पानी भर लिया हो तो ये सारे बर्तन भी धो लेना और उसके बाद घर का झाड़ू पोछा करना है। ठीक है। और सुन, मैं खेत जा रही हूँ गाय का चारा लाने, घर को संभाल लेना। जी। मेरे जाते ही महारानी की तरह बैठी हो, घर का काम का तुझसे होता नहीं है, बस रोटियां तोड़ती रहती है। याद रख तू, मेरे आने से पहले घर का सारा काम काज हो जाना चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं है, समझी? तगर बेटा, तुम्हें हैरानी तो होगी कि मैं इतने दिनों बाद खत लिख रही हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि किसी सच को देर तक छुपाए रखो तो वो झूठ का बना दामन ओढ़ लेता है। इसलिए मैं ये चिट्ठी लिख रही हूँ कि ताकि तुम्हें सच्चाई का पता चले। टगर, बहादुर, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? पहले ये बताओ, घर में कोई है तो नहीं? नहीं, कोई नहीं है। क्या बात है? तुम्हारे नाम की ना चिट्ठी आई है। तुम्हारे नाम की चिट्ठी पहली बार आई है, तो मैं सबके सामने देता तो तुमसे छीन लेते। तो मैंने सोचा कब से तुम्हें अकेला होने का ना मैं इंतजार कर रहा था। किसकी चिट्ठी है? बीना दीदी की है। अरे वाह, बीना दीदी की? हाँ, देखो ना, कितने दिनों बाद ख्याल आया मेरा। अरे पढ़ो पढ़ो, बहुत काम की बात लिखी होगी। मेरी प्यारी तगर, अब तो तुम बहुत बड़ी हो गई होगी।
तुम्हें देखूंगी तो पहचान भी नहीं पाऊंगी। कैसी है मेरी बेटी? आकर तो देखो कभी, कैसी है तुम्हारी बेटी। काम तगर करती है और दर्द मामियों के पैरों में होता है। बेटी, मैंने तुम्हें चिट्ठी तो बहुत दिनों बाद लिखी। एक तो तुम्हें साथ ना लाने का गम पालती रही और अपने आप को कसूरवार ठहराती रही। तुम्हारे सामने आने की हिम्मत तो कभी कर ही नहीं पाई, लेकिन अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें सारे राज बता देने चाहिए। राज? कैसा राज? जो आज तक सबने तुमसे छुपाया है। तुम जानती हो रूमा मौसी कौन है? हाँ, वो जो करुणा बरुआ नाना के घर में पागल जैसी औरत है, वही ना? जानती हो वो तुम्हारी कौन लगती हैं? नहीं। रूमा मौसी तुम्हारी माँ है। माँ?